महिलाएं घर की लीडर हैं, इसको एक्सेप्ट करो। हम पुरुष लोग नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि घर का जो खर्च है, मैं कोई महिलाओं को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने अध्ययन किया है हाउस होल्ड इकोनॉमी की। आप महानगर में रहते हैं, आप अगर शहर में रह रहे हैं, आप अगर जो आपकी पत्नी, जिसको हम कहते हैं होम मेकर बहुत सम्मानित ढंग से, और वरना कहते हैं हाउसवाइफ, उसका जरा अगर किसी आउटसोर्स कंपनी से कराइए उस काम को, तो पहले तो आपके उठा करके जूता नहीं देगा आपको धुल साफ करके, कंपनी वाला पत्नी को भी कर देती है, कपड़े भी लगा देती है, नहाने के पहले तौलिया भी रख देती है, भोजन भी बनाती है, कपड़े भी साफ कर देती है, बच्चों का भी पालन करती है, बूढ़ों को भी दवा, फार्मासिस्ट भी है, वो हॉस्पिटैलिटी की भी एक्सपर्ट है, वो शेफ भी है, वो वॉशरमैन भी है, वो जरा डिफरेंट एजेंसीज को इंगेज करके और देखिएगा, तो आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं ना पुरुष, तो समझता है कि मैं पूरी इकॉनमी चला रहा हूं। लेकिन अगर वो ना रहे और आउटसोर्स कंपनी से नौकर रखना हो, सेवाएं लेना हो, जो यूरोप में ली जा रही हैं, महानगरों में शुरू हो गया है, दिल्ली में, मुंबई और कलकत्ता, बैंगलोर में, तो उनकी तनख्वाह बनेगी 1,20,000। ये गणना करके हम बता रहे हैं आपको। हाउस होल्ड इकोनॉमी का मोनेटाइजेशन के नाम से हमने एक लेख भी लिखा था 11 साल पहले, वहां से लौटने के बाद। आप खुद अध्ययन करिए। और इसके अलावा जो इमोशनल मैनेजमेंट करती हैं बहनें, माताएं, पत्नी, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। जो इमोशनल मैनेजमेंट करती है कि परेशान कोई होता है तो किस तरह से वो अपने स्नेह के छांव में, वात्सल्य के छांव में, प्रेम के छांव में किस तरह से स्ट्रेस मैनेज करती हैं, वो एक और अद्भुत है, उसका तो कोई मूल्यांकन ही नहीं। ये भी नेतृत्व है। आप किसी मजदूर के घर में देखिए, मैंने अध्ययन किया कि एक मजदूर को जब सिर्फ 3,000 रुपए मिलता है घर गांव, मतलब पूरे के पूरे 2,500-3,000, और वो महिला पूरा का पूरा कैसे मैनेजमेंट करती है, खाने से लेके, दवा से लेके, पढ़ाई से लेकर के। कोई IIM के किसी आदमी को ना, बड़े विद्वान लोग हैं, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, उनको जरा एक मजदूर की पत्नी बना के 2 महीने एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा दो उनको। जरा कहते हैं ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सही ज्ञान प्राप्त होता है, तो उनको जरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर लो, जरा थिएटर ही समझ के जरा तुम 3 महीने इसका खर्चा चला दो इसकी पत्नी के रूप में, पागल होकर के सुसाइड कर लेगा। लेकिन वो महिला देखती है, वो नहीं बौखलाती। तो शी इज अ लीडर। ये क्वालिटी रही हमारे देश की मिट्टी में। क्यों? क्योंकि उसका मानस दृढ़ है, उसकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। पति दारू पी सकता है, उसको दारू पीने से भी रोकती है, वो समझाती है, मारता पीटता है तब भी उसको इमोशनली मैनेज करती है, और घर का खर्च भी लगाती है, पिटने के बाद भी उसको खाना खिलाती है। उससे बड़ा मैनेजमेंट कौन कर सकता है? उससे अधिक धैर्य किसका हो सकता है? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय शिक्षा में एक बड़ा दोष ये भी आ गया है कि हमने महिलाओं की मातृशक्ति को जो सम्मान देना चाहिए वो हमारी टेक्स्ट बुक में वो इथिक्स देने में असफल रही है। अशक्त माओं से किसी सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है तो पहले मां को सशक्त करना हो, क्योंकि पहले हमारी गुरु कौन है? मां। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद कहता है मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। सबसे पहले वो मां की आराधना करते हैं ऋषि लोग, इसके बाद पिता की आराधना करते हैं। हम ये भाव नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यूरोपियन कंज्यूमर हो गए हम ना, जो कि अरस्तु कहता था। अरस्तु का नाम सुना है? उसी की फिलॉसफी पर पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी चलती है। वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि वेमेन आर हाफ मेल्स, महिलाएं तो अर्ध पुरुष हैं। मतलब जितना पुरुष के पास क्षमता है महिलाओं के पास की आधी भी नहीं है। इनको कोई व्यवस्था देखने के लिए जिम्मेदारी मत दो।
अगर उस मजदूर के घर में ना अरस्तु साहब को भेज देते तो शायद उनका ज्ञान भी खुल जाता। कमरे में बैठ के भाषण देना लिखना बहुत आसान होता है। उस फिलॉसफी के तहत हमने महिलाओं को इज्जत नहीं दिया, जबकि हमारी संस्कृति में ऋग्वैदिक काल में 27 ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा रही हैं, जो कम से कम ज्ञात इतिहास में 5000 साल पुराना माना जाता है। दुनिया की किसी भी संस्कृति में 2500 साल से पहले, 24 साल से पहले एक भी महिला महानायिका का जिक्र नहीं मिलता है किसी भी, न अवेस्ता में, न ग्रीक फिलॉसफी में, न कन्फ्यूशियस चाइनीज फिलॉसफी में, न ब्राह्मण फिलॉसफी में, कोई नहीं मिलता है। महिलाओं का एक दो जिक्र जब आना शुरू होता है तो वो भी शुरू होता है सुकरात के बाद, प्लेटो की शिष्या के रूप में, एक की वो भी। तो हम जब सशक्त तब थे जब मां हमारी सशक्त थी, ये भाव देना पड़ेगा। हमने श्रम को महत्व कम कर दी, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर। आज अगर टाटा साहब अगर गाड़ी बना रहे हैं, महिंद्रा गाड़ी बना रहा है, तो हम बड़े सम्मान से देखते हैं ना, कि नहीं देखते? बोलिए, देखते हैं। और पहले जो गांव में मशीनरी जो बनाता था उसको क्या कह देते थे हम? कि तो लोहार हैं, नीचे वाली जाति के। आज उनकी हम सबसे बड़ी इज्जत करते हैं। ये हमारी जो दृष्टि थी ना, इसको भी मैं कह रहा हूं, दृष्टि का नेतृत्व। हमें समझना होगा कि जो टेक्नोलॉजी में जुड़ा है वही भारत का निर्माण करेगा। हमें कर्म करने वाले की, मेहनत करने वाले की, पुरुषार्थ करने वाले के प्रति श्रद्धा सम्मान बच्चों के मानस में गढ़ना होगा, तभी वो पुरुषार्थी होगा, वरना परिश्रम नहीं करना चाहेगा। सर्विस सेक्टर क्यों अपनाते हैं? फिक्स नौकरी मिलती है, फिक्स सैलरी मिल जाती है, और वह जिंदगी में क्या चाहिए? एक अच्छी सी पत्नी या पति और एक गाड़ी या घर, जिंदगी पूरी हो गई। अरे इसी मकसद से पढ़ाई हो रही है। अगर इस मकसद से हो रही है तो तुम्हें कौन भारत पर शासन करेगा? गौरी करेगा कि पृथ्वीराज चौहान करेंगे, अकबर करेंगे कि महाराणा करेंगे, औरंगजेब करेगा कि शिवाजी करेंगे? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी तो जिंदगी बहुत लिमिटेड दृष्टि है। तुम्हें अपनी सुविधा चाहिए, अपने एक छोटा अच्छा सा फ्लैट चाहिए, एक फ्लैट में एक अच्छी सी पति या पत्नी चाहिए, एक फिक्स सैलरी चाहिए, एक छोटा सा डॉगी चाहिए जिसको थोड़ा दुलारते उलारते रहो। तो यहीं तक जिंदगी खत्म। ये जो लक्ष्य है, ये शिक्षा व्यवस्था का भी दोष है, माफ करिएगा। ये दृष्टि क्यों बन रही है? जो कहते हैं लोग कि हम तो जानवरों को प्यार करते हैं। अरे भाई, तुम्हारी प्रवृत्ति गुलामी की हो सकती है, जानवर गुलामी नहीं पसंद करता। जानवर को कितनी भी अच्छी चीज खिलाओ पिलाओ, वो बंधन नहीं पसंद करता। इंसान कर सकता है लग्जरी में गुलाम, जैसा हम लोग हुए अंग्रेजों के जमाने में। तो ये जो हमारी दृष्टि है, इसको ऊंचा करने के लिए हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो पुस्तक बनाई है, एक अभी शुरुआत किया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट है वो, लेकिन आपको एक उपचार जरूर मिलेगा कि कैसी दृष्टि होनी चाहिए, कैसी क्षमता होनी चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, और उसको हम कैसे उतने ही घंटे में इंटीग्रेटेड रूप में हम एक अलग से साहित्य पढ़ाने के लिए अलग पाठ पढ़ाएं और नैतिकता पढ़ाने के लिए दूसरा पाठ पढ़ाएं। उसके बजाय हम एक ही पाठ में ऐसा ही क्यों नहीं चयन कर लेते हैं जिसमें उसे जीवन मूल्य भी मिल जाए, और लिटरेचर के जितने भी क्रिएटिव कॉम्पिटेंसी है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी है, एक्सप्रेसिव कॉम्पिटेंसी है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है, फंक्शनल कॉम्पिटेंसी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की कैपेसिटी LSRW जिसको कहते हैं, वो भी मिल जाए, और उतने ही पाठों में वो मूल्यबोध मिल जाए जो 21वीं सदी के लिए जरूरी हैं,
और वो मूल्यबोध हमारी भारतीय दर्शन से कैसे आते हैं वो भी उसी में आ जाए, तो भारतीय ज्ञान परंपरा, 21वीं सदी के अनुसार स्वभाव का गढ़ना और साहित्य के अनुसार क्षमताओं का विकसित होना एक ही पाठ में समग्र रूप से हो सकता है। अलग अलग से पैकेजिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारी पुस्तकों में देखेंगे तो आपको मिलेगा। एक झगड़ा भाषा का बहुत चल रहा है भारत में। अब एक सवाल उठता है कि शिक्षा व्यवस्था इसका कैसे समाधान करेगी कि तमिलनाडु का आदमी हिंदी के खिलाफ न बोले, मराठा हिंदी के खिलाफ न बोले। तो एक रिएक्शन तो हमारा ये होता है कि भाई ये तो हिंदी के दुश्मन है और राष्ट्र के वादी नहीं है, नेशनलिस्ट नहीं है, इसलिए अपनी भाषा की बात करते हैं। एक सवाल मन में आता है कभी कभी, हम लोग गुस्सा भी आता है हिंदी भाषी लोग। लेकिन अगर आप होते मराठी तमिल तो आपकी दृष्टि ये होती कि भाई मेरी मराठी मेरी तमिल को हिंदी भाषी लोग कुछ भी नहीं बोलते, 4-6 शब्द भी नहीं जानते, और हमसे कह रहे हैं पूरी बात हिंदी में करें लिखें, तो ये तो गलत बात है। हमारी भी तो विशेषताओं को प्रिजर्व करने के लिए कि हमारी भाषा बिल्कुल बाहर न हो जाए, उसके लिए भी तो रीजनेबल रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये भाव आता है। अब सवाल उठता है कि सीमित घंटे में दोनों चीजें कैसी पूरा करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 3 लैंग्वेज के अलावा 5 लैंग्वेज पढ़ा दोगे। तो अब इसको प्रयोग करना है। तो हमने क्या किया है, हिंदी इंग्लिश की किताबों में, मुख्यतः हिंदी में, क्योंकि सबसे अधिक विरोध हिंदी का ही करते हैं। आप हमारी हिंदी की पुस्तक उठा के देखिएगा, 1ली से 8वीं तक, आगे जो 9वीं से 12वीं भी आ रही है 6 महीने के अंदर, आपको सामान्य प्रयोग में जो शब्द आते हैं जीवन में, कम से कम 100 शब्द हर पाठ में 2-2, 4-4 शब्दों का, इस तरह से खेल खेल में छोटे छोटे एक्सरसाइजेस के साथ 100 शब्दों को भारत की 16 भाषाओं में उसकी शब्द संपदा हो जाएगी। और उसके अलावा और एक प्रयोग क्या किया है कि जो अन्य भाषाएं जो सबसे अधिक विरोध करते हैं, साउथ इंडिया की 4 भाषाएं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, इधर मराठी, कश्मीर का कोशुर, बंगाल और असमिया, ये लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि हमें सम्मान कहाँ मिलता है। तो हमने इन जो भाषाओं के जो ज्ञानपीठ अवार्डेड साहित्यकार थे, जो उनकी अपनी भाषा में लिखे थे जो साहित्य, उस समय 21वीं सदी के अनुरूप जो जीवन मूल्य होना चाहिए, उस तरह की जो रचना का अंश था, उसको हिंदी में अनुवाद करके हिंदी के पाठ में रख दिया कि ताकि वो उन साहित्यकारों को भी इज्जत दे। मैं पूरी बात कह लूं तब जिज्ञासाएं पूछेगा, फिर उसका उत्तर दे, ठीक है। इसके बाद एक मैंने प्रयोग और किया है। प्रयोग ये किया है कि जैसे आप जाते हैं मान लो तमिलनाडु, एक भी शब्द तमिल बोल पाएंगे आप? कोई बोल पाएगा? तमिल में नमस्ते कैसे कहते हैं वो भी नहीं मालूम, नहीं मालूम, वड़क्कम भी नहीं मालूम। तो आप उस आदमी को तो नमस्ते भी नहीं कर सकते उसकी भाषा में, और खफा हो रहे हो कि वो हिंदी क्यों नहीं पूरी सीख रहा है। तो कभी जरा पूरी निष्पक्षता से सोचो कि क्या हम फ्रेंच और जर्मन के लिए तो लालायित हैं, फीस बढ़ जाती है स्कूल में अगर फ्रेंच जर्मन का टीचर रख दिया, तो जापानीज टीचर रख दिया तो फीस बढ़ा देते हैं, गार्जियन भी खुशी से दे देता है। भारत को नहीं जानते, भारत की भाषा नहीं सीखेंगे। हम स्पेनिश सीख लेंगे जनाब, रसन सीख लेंगे, मंडारिन सीख लेंगे। सीखो, मैं नहीं कह रहा हूं मत सीखो, सीखो जितना सीख सकते हो। भाषाएं तो जितनी आती हैं, शोध ये हुआ है कि जितनी ही लैंग्वेजेस की जानकारी होती है, बच्चे का उतना ही कॉग्निटिव कैपेबिलिटी बढ़ती है। ये वैज्ञानिक शोध है। लेकिन कम से कम आप अपने परिवार के सदस्य को ना जानो और दूसरे गांव के बारे में बड़ी रुचि रखो, ये क्या कोई न्यायपूर्ण है परिवार चलाने के लिए? आप अपनी
बेटी की भाषा तो समझ नहीं रहे हो, अपनी दूसरी बहन की भाषा समझ नहीं रहे हो, भाई बहन ही तो हैं तमिल और केरलाइट हमारे, और आप यूरोप की भाषा सीखने के लिए बड़े आतुर हो क्योंकि वो तो महान है। अगर आप पढ़े होते संगम लिटरेचर साउथ का, आप पढ़े होते उनके समृद्ध साहित्य का छोटा बहुत भी प्रवेश होता, तो आपको तमिल के बारे में लगता है कि तमिल भाषा भी संस्कृत के बाद इस देश की सबसे समृद्ध भाषा रही है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, तब आप कुछ शब्द जानते हैं उसके। तो हमने 8वीं से लेके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 5 वर्षों में हर साल 3 भाषाओं को चुना। उन्हीं भाषाओं को, जो भाषाओं से हिंदी का सबसे अधिक विरोध है आज की तारीख में, दिख रहा है जो कि सामान्य बातचीत में जो 60 वाक्य होते हैं, कहीं किसी से मिलते हैं तो सामान्य रूप से जो भी बात करते हैं उनको चुन करके हर वर्ष में उन 3 भाषाओं में देवनागरी लिपि में क्या बोलते हैं वो हमने एक चर्चा के रूप में, विमर्श के रूप में रख दिया है, ताकि बच्चा 12वीं तक हिंदी साहित्य पुस्तक पढ़ते हुए भारत के हर कोने में जाकर उनकी भाषा में आत्मीयता से बात कर सके। और एनईवी भी कहती है बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो हमने उसी मल्टीलिंगुअलिज्म का इस दोष के उपचार के लिए कर दिया। उसी तरह ये अंग्रेजों का बोया हुआ बीज है जनाब। 1835 के एक्ट के बाद उन्होंने कहा कि भारत की जो गरिमा है उसको खंडित करने के लिए इनको भाषा के नाम पर बांटो, इनको पंथों के नाम पर बांटो, इनको दर्शन के आधार पर बांटो, इनको क्षेत्र के आधार पर बांटो, इनको परंपराओं के आधार पर बांटो, इनको नस्लों के आधार पर बांटो। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने रिसर्च का ढोंग भी किया। प्रजातियों का रिसर्च कराया तो रिस्ले से, भाषाओं का कराया तो ग्रेयरसन से, और जो पंथों का और इतिहास के बीच जो विभाजन कराया वो जेम्स मिल से। ये 3 जो धारणाएं थी हमारी पुस्तकों में दिखती है। इसीलिए हम कभी आर्य द्रविड़ लड़ते हैं, कहीं आर्य आदिवासी युद्ध करते हैं, कभी हम आपस में ही एक पंथ के अंदर विभिन्न सेक्ट में संघर्ष करते हैं, कभी वैष्णव शैव लड़ते हैं तो कभी शाक्त वैष्णव लड़ते हैं, कभी बुद्धिस्ट और सनातनी लड़ते हैं, कभी बुद्धिस्ट और जैनिज्म में विरोध होता है, और कभी इस्लामिक और सनातन में युद्ध होता है। जितने भी तरह के यहाँ पर पंथ हैं भारत में, वो बांट गए कि ये सब विदेशी हैं, भारत में तो कोई था ही नहीं। इस पर जाऊंगा तो बहुत विस्तार से समय इतिहास पर देना पड़ेगा मुझे, उधर मैं नहीं ले जा रहा हूं आपको, लेकिन मैं संकेत दे रहा हूं कि उन्होंने आर्यन आक्रमण सिद्धांत, द्रविडियंस का दक्षिण भारत में भागने का सिद्धांत, बसने का सिद्धांत, मूलतः द्रविडियन का बेबीलोन क्षेत्र से आने का, आर्यन का स्टेपी रीजन जो आजकल तजिकिस्तान और तुर्की है, यूक्रेन है, वहां से आने का इतिहास, एस्टेरॉइड्स का लिख दिया उन्होंने कि वो तो आए थे ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने कह दिया जो निग्रोस थे वो आए इथोपिया से। मतलब उन्होंने ऐसा लिख दिया कि जैसे यहाँ कोई था ही नहीं, सब बाहर से आए। ऐसा क्यों किए? कि ताकि हम कभी एक ना हो। और उसी चीज को अभी हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, उसी नैरेटिव को, और उसमें गौरव भी महसूस करते हैं। यहां तक महसूस करते हैं कि हम एक पंथ के अंदर भी इतना जाति विद्वेष आपस में पैदा कर लिया, उसके पीछे हर आदमी जिम्मेदार है। मैं अगर कड़वेश में कहूं तो ऐसा नहीं कोई एक पक्ष जिम्मेदार है, कि ऐसा जो संस्कृति कहती रही यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते ईशा भस्यविदं सर्वं यत्किं जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीता मा हृदय कस्य सिद्धनम ततो को मोह को शोकः एकत्वम् अनुपश्यता। जो संस्कृति ये कहती है कि मनुष्यों में नहीं, पृथ्वी के ब्रह्मांड के सभी प्राणियों से एकत्व का सके हैं, उसमें इसका उपचार मिलेगा आपको बहुत ही खूबसूरती से, बिना बहुत ही द्वंद्व के, बिना किसी फाइट के,
हम बच्चों के मानस में, बाल मानस से गढ़ना चाहते हैं कि मनुष्य के ही मौलिक अधिकार की बात नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, पर्वतों के मौलिक अधिकार, नदियों के मौलिक अधिकार, जीवों के मौलिक अधिकार, भौतिक तत्वों के मौलिक अधिकार, नक्षत्रों के मौलिक अधिकार, पूरी ब्रह्मांडी घटकों के मौलिक अधिकार के साथ जीने की बात करती है। मनुष्य को दासी नहीं मानती, जैसे पाश्चात्य दर्शन कहता है फ्रांसिस बेकन, बल्कि हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम पृथ्वी को मां मानते हैं। ये दृष्टि आपको ये हो सकता है कि लग रहा हो कि मैं सिर्फ सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, ये सिद्धांत नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे मानस में, हमारे संस्कार में, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विष भरा हुआ है, विभाजन का, भेद का, नारा लगाएंगे सनातन संस्कृति की जय, और सनातन के मूल अभेद दृष्टि को, उपनिषदों के मूल सिद्धांत को, बुद्धिज्म के मूल सिद्धांत को, जैनिज्म के मूल सिद्धांत को, सिखिज्म के निराकार पुरुष को बिना जाने हुए हम व्यवहार में जातियों में उलझे हुए हैं और नारों में सनातन का नारा लगा करके ये बहुत ही प्रवंचना का काम करते हैं। ये प्रवंचना है। ये सही संदर्भों में भारत की संस्कृति की स्थापना नहीं है, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और हमारी पुस्तकों में नैरेटिव डाल दिया। हम आज तक उसको ढो रहे हैं, उस बारूद को। उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ा, उन्होंने दर्शन को तोड़ा मरोड़ा, कह दिया बुद्धिज्म तो वेदों के खिलाफ खड़ा हो गया। पढ़ा नहीं, आंशिक रूप से हमारे में बीज डाल दिया। तो दृष्टि भी, दक्षता भी शिक्षा के माध्यम में विशेष रूप से स्थान सही दृष्टि से पानी चाहिए। ये हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के, भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब ये है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब, जैसा पुष्कल जी ने कहा, ये नहीं है कि आप कहीं पूजा विशेष करो, वस्त्र विशेष पहनो, ये सब प्रतिबंध लगाओगे तो आज का युवा आपके उस चीजों से नहीं जुड़ेगा। ये चीजें भी क्यों थी? ये चीजें थी प्रतीक, ताकि मूल दर्शन से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करें। तो अगर आपने मानस में मूल प्रकृति को ही बैठा दिया तो बाकी प्रतीकों की उतनी आवश्यकता नहीं है। प्रतीक वो खुद ही स्वीकार कर लेगा, जितना करना होगा उसको स्वीकार। लेकिन हम पहले प्रतीकों से सिद्धांत पढ़ाना चाहते हैं और अपने आचरण में उस सिद्धांत को हम व्यवहारित नहीं करते हैं, तो युवा हमारी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि युवा तार्किक है। उसके बाद आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया की जानकारी है। उसके पास एक साइंटिफिक टेम्परमेंट भी है, भले ही आधा अधूरा है, भटका हुआ है, वो भी खंडित है साइंटिफिक टेम्पर के नाम पर। जो चाहता है वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में साइंस के नाम पर परोस देता है। लेकिन फिर भी वो तार्किक है, वो माइथोलॉजिकल नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल है। वो रीजन बेस्ड बातों में विश्वास करता है। तर्क से समझाना पड़ेगा उसको। आपको इमोशन में बहा करके आप राष्ट्र के लिए योग्य लोग नहीं बना सकते। इमोशन में बहका भी दोगे तो भटक जाएगा पूरा भारत। एक महर्षि अरविंदो का नाम सुना होगा आपने। महर्षि अरविंदो ये कहा करते थे कि ये कौन सी भारत की शिक्षा है जिसमें भारत ही नहीं है। 1952 में उन्होंने बोला था, ये कौन सी शिक्षा है भारत की जिसमें भारत ही नहीं दिखता है। न इसमें भारत का दर्शन दिखता है, न इसमें भारत की सामाजिक संरचना दिखती है, न भारत की जीवन पद्धति दिखती है, न भारत की परंपरा दिखती है, न भारत की संस्कृति दिखती है, न भारत की भाषा दिखती है। ये कौन सी संस्कृति है? कौन सा भारत है जिसको हम पढ़ा रहे हैं भारतीय शिक्षा के नाम पर? 1952 में कहा था उन्होंने। उसी मैकाले शिक्षा का विरोध कर, महर्षि दयानंद ने विरोध किया था। ये कौन सी शिक्षा है जो हमें से नौकर बना रही है, भारत से तोड़ रही है? महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप धर्मपाल शास्त्री की किताब पढ़ें द ब्यूटीफुल ट्री, गांधी बार बार कहते हैं कि कौन सी शिक्षा है जो हमें अपने मूल से हटा रही है, हमें नौकर बना रही है, हमें आविष्कारक होने से रोक रही है। ये कौन सी शिक्षा है जो भारत के पूर्वजों में, भारत के बच्चों के मन में घृणा पैदा कर रही है? ये कौन सी शिक्षा है जो भारत की विकृतियों को ही उसकी संस्कृति बता करके हमारे साथ अपराध कर रही है? स्वामी विवेकानंद यही बात कहते थे
कि जिस संस्कृति में मी एंड अदर्स, अपना और पराये का कोई बोध ही नहीं हुआ करता था, वो संस्कृति इतने भागों में कैसे बट गई, हमें इस पर विचार करके भारतीय शिक्षा में इस मानस को हमें उपचारित करना है। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड उन्हीं सारे जो ऋषि प्रज्ञाएं थी, भारत प्रेमी, जो राष्ट्र प्रेमी शिक्षाविद थे, उन्हीं के एक संग्रहित संकलित रूप में एक उस अवधारणा के साथ आधुनिक समस्त विषयों को सम्मिलित करते हुए बच्चों पर बिना बोझ डाले हुए अतिरिक्त उनकी दृष्टि दक्षता, उनका कम्युनिकेशन, उनके अंदर कोएग्जिस्टेंस, उनके अंदर कॉम्पेशन, उनके अंदर कोलैबोरेशन, इस तरह के जितने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो भी एनसीएफ में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वैल्यूज के बारे में, इथिकल वैल्यूज, एपिस्टेमिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ with just social order, technological progress with cultural preservation, new knowledge system with cultural preservation, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी के बीच बैलेंस, इस तरह की एक जो दृष्टि होनी चाहिए और अंतिम दृष्टि होनी चाहिए कि भारत की ओर हम देखें।